नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं मोहित और मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स, ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो आई थिंक बेसिक चैप्टर है और जहां से ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स की शुरुआत होती है, जिससे हमें पता चलता है इलेवेंथ क्लास की फ़िज़िक्स में और ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स में बहुत डिफरेंस है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के अंदर क्या होता है। इसके अंदर चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैट है क्या। इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मुझे डील करती है चार्ज के स्टैटिक फॉर्म में, राइट। अब देखिए, दो तरह का होता है। जैसे काइनामेटिक्स नाम आया, अगर मोशन है तो इसका मतलब काइनामेटिक्स होगा। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है और उस रेस्ट के चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इसीलिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। सबसे पहले बात आती है आपकी चार्ज की। चार्ज होता क्या है। एक्चुअल में बेसिकली चार्ज जो है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज जो है वो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे किसी भी कोई वायर है आपके पास, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप बैटरी से उसे कनेक्ट करते हो इस तरफ से। जैसे आप, ये वायर है आपके पास, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता क्या है, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा, इस तरफ से आ रहा, ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज। अब देखिए होता क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इस एस्पेक्ट में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ। तो पहले चार्ज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए चार्ज होता क्या है, बेसिकली दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको रब करता हूँ, रब करता हूँ, रब करता हूँ, रब करता हूँ, तो जो चीज़ प्रॉपर्टी को गेन करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, वो आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कोई बंदा, अगर मान लीजिए आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, डायरेक्शन की सेंस नहीं है, और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि विच इज़ माई नॉर्थ डायरेक्शन एंड विच इज़ साउथ डायरेक्शन, तो आप क्या करते हो। आपने सुना होगा कि एक पिन लो, अगर आपको कोई मेटेलिक पिन मिल जाए और उसको आप रब करो, रब करो, रब करो, और जैसे ही आप मान लीजिए उसको अपने सर पे रब करते हो या हाथ पे रब करते हो, तो जैसे ही उसको रब करते हैं तो उसका एंड क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो आप उसको किसी पत्ते पर रखकर पानी में अगर छोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी दिशा कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, साउथ डायरेक्शन कौन सी है। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। ऑपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, सॉरी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। अब इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसे आप मेटेलिक रोड को रब करो, रब करो, रब करो। अब मेटेलिक रोड क्या हुई, वो मेटेलिक रोड को अगर आप सिल्क के क्लॉथ पे रब करते हो, रेशमी कपड़े पर कोई मेटल की रोड को आप रब करते हो, तो जो आपका सिल्क क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। और जो आपकी मेटेलिक रोड है वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अगर आप दो कपड़ों पर, दो अलग अलग कपड़ों पर दो अलग अलग रोड को रब करते हो, अगर जब आप उन कपड़ों को नज़दीक लेकर के आओगे तो वो कपड़े एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर उन दो रोड्स को भी पास लेके आओगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। बेसिक सी बात समझिए कि जैसे अगर कहीं किसी वाटर टैप से वाटर फ्लो कर रहा है और उसके बगल में आप कोई चार्ज्ड मेटेलिक रोड लेकर के आ जाओगे, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चार्ज मेटेलिक रोड, पॉजिटिव चार्ज, और वो वाटर का फ्लो ऑफ वाटर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो आपको पता कैसे चलेगा
जैसे ये वाटर है, ये वाटर टैप है, ये पानी आ रहा सीधा ऐसे, और जैसे ही आप ये चार्ज्ड रोड इसके पास लेकर के आए, तो ये जो वाटर है ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे फ्लो करने लगेगा अब, राइट। तो आपको पता चल जाएगा दिस डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या है? कूलम्ब्स लॉ जो है वो इस चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो हो रहा है, अब वो अट्रैक्शन या रिपल्शन किस कारण से हो रहा है? कोई ना कोई फोर्स तो लगती होगी, कोई ना कोई तो शक्ति होगी जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। उस अट्रैक्शन या रिपल्शन में लगने वाली फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमें कहता क्या है। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ मेरा फोर्स निकालने का एक जरिया है जिससे मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेम सेम चार्जेस है, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है कोई, और ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है, Q1 है, ये Q2 है। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। अब ये जो फोर्स लगाएगा, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई तो उसको मैं बोल दूंगा दूसरे के ऊपर पहले की फोर्स। इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई उसको मैं बोल दूंगा पहले के ऊपर दूसरे की फोर्स, राइट। ये कोई इनके बीच में डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, राइट। अब मुझे यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है? जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ से पता चलती है कि जो फोर्स जो लगेगी वो हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगेगी, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। दूसरी बात, फोर्स जो लगेगी नेट फोर्स, अब फोर्स आप ये तो नहीं कि यहाँ ऐसे लग जाएगी या ऐसे लग जाएगी, ये गलत हो जाएगा। फोर्स कैसे लगेगी? जिस जिस डायरेक्शन में आपने रखा है, ऐसे रखा है तो ऐसे ही लगेगी, ऐसे रखा है तो ऐसे लगेगी, ऐसे रखा है तो ऐसे लगेगी, राइट। सो यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है कि नेट फोर्स जो मेरी लगेगी वो डायरेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ द चार्जेस लगेगी। मतलब जिस पर्टिकुलर लाइन पर ये रखे हैं चार्जेस, उस पर्टिकुलर रेखा पर, उस पर्टिकुलर लाइन पर ही मेरी फोर्स लगेगी, राइट। देखो ध्यान से, Q1 मेरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, Q2 मेरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। सो दिस फोर्स इज ऑलवेज ड्यू टू सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जिस पर्टिकुलर लाइन पर ये ज्वाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग ही मेरी फोर्स लगेगी। दूसरी बात जो मुझे यहाँ से पता चलती है, पहली बात थी वैसे वो थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लगेगी, दो चार्ज होंगे कोई मेरे पास, राइट, उनके बीच में फोर्स लगेगी। तीसरी बात मुझे यहाँ से क्या पता चलती है कि फोर्स मेरी कैसी होगी? या तो मेरी फोर्स अट्रैक्टिव होगी या मेरी फोर्स रिपल्सिव होगी, राइट। अब देखिए, या तो चार्जेस अगर सेम सेम चार्ज पोलैरिटी है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। देखिए जो भी मैंने बात लिखी है सब कुछ मेरे पास यहाँ डायग्राम से क्लियर हुआ है, राइट। मुझे पता है कि दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स लगेगी। फोर्स किसके अलोंग लगेगी? जिस सेंटर ऑफ लाइन जिस पे ज्वाइन कर रहे हैं उसके अलोंग ही मेरी फोर्स लगेगी। तीसरी बात मैंने बोली कि फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव नेचर की होगी, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। चौथी बात जो मुझे पता चलती है वो ये पता चलती है कि ये क्या होगी? कंजर्वेटिव होगी। अब कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम आगे पढ़ेंगे,
लेकिन कंजर्वेटिव होती क्या है? कंजर्वेटिव वो थिंग्स होती हैं जिनका अपना पोटेंशियल होता है, कोई जिनके लिए अपना कोई पोटेंशियल डिफाइंड होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर जो था वो क्या था? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर डिफाइंड होती है, तो उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, राइट। अब यहाँ से आप एक बात समझिए कि जो मेरा कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ मेरा सिमिलर इक्वल टू किसके है? सिमिलर इक्वल टू किसके हुआ? ग्रेविटेशनल लॉ के। ये किसके इक्वल हुआ? ग्रेविटेशनल लॉ के। क्यों? ग्रेविटेशनल लॉ आपके पास क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r, यही था ना आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर क्या कहता था? ग्रेविटेशनल लॉ भी मुझे यही सेम चीज़ बोलता था जो कूलम्स लॉ बोलता है, कि वो किसके बीच में था? दो मासेस के बीच में। कूलम्स लॉ किसके बीच में आ गया? दो चार्जेस के बीच में, राइट। वहाँ पे दो मास के बीच का अट्रैक्शन था। देखिए डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस क्या है आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर क्या है। ये ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो किसके लिए है? दो मासेस के लिए। कूलम्स लॉ किसके लिए है? दो चार्जेस के लिए, राइट। यहाँ पे अट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगा। ये सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, कंजर्वेटिव नेचर होगी इसकी, राइट। उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे कि मेरी जो नेट फोर्स है, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। यहाँ से एक चीज़ देखिए कि मेरी जो नेट फोर्स है F12, मतलब जो फोर्स मेरे पहले चार्ज पे इसकी वजह से लगी है, क्या वो इक्वल टू F21 होगा? जी हाँ, ऐसा ही होगा। अब ऐसा क्यों? अब देखिए ये तो कुछ कुछ ऐसे हो गया ना सर, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब सपोज कीजिए जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज आपके पास है 1 कूलम और ये चार्ज है 10 कूलम। अब ये क्या सेम सेम फोर्स लगा सकता है क्या? ये 1 कूलम का चार्ज, ये 10 कूलम का चार्ज, एक चार्ज जो पतला सा, एक चार्ज इतना मोटा भारी भरकम, तो क्या सेम सेम फोर्स लगाएंगे? हाँ बिल्कुल सेम सेम फोर्स लगाएंगे। जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। अब ये नहीं है कि ये चार्ज अगर तगड़ा है तो ये इसको उठाकर दूर पटक देगा, नहीं। जितनी यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जितना फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? F12 इज इक्वल टू F21। अब ये माइनस का साइन क्यों आया है? फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझ आई? देखिए उसने कहा क्या, सिंपल सी बात है, दो चार्जेस के बीच में मेरी फोर्स लगी है, Q1 Q2 मेरे चार्ज है, सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगी है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर दोनों तरह की होती है। कंजर्वेटिव मेरी फोर्स होगी और मेरी जो नेट फोर्स होगी वो इक्वल टू F12 इक्वल टू F21 होगी। और मुझे यहाँ से ये बात पता चल गई कि ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, राइट। अब ये जो मेरी फोर्स होगी वो कैसी फोर्स होगी? लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब नियर बाय के एरिया तक ही नहीं, जहाँ तक इसका बस चलेगा वहाँ तक ये काम करेगी, लंबी दूरी तक काम करती है। ये नहीं है कि सिर्फ एक छोटे से पोर्शन में काम करती है। वो लंबी दूरी तक कैसे काम करती है वो सब हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जब हम देखेंगे। सो अलग अलग मॉड्यूल हैं इसके, वो सब देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है कि कूलम्स लॉ क्या है, कैसे कैसे चार्जेस अट्रैक्शन रिपल्शन करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। कूलम्स लॉ ने हमें दिया क्या? कूलम्स लॉ हमें देता है नेट फोर्स जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, राइट। अब यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? यहाँ से मेरे लिए एक बात साफ हो गई कि F12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F12 या F21 इज इक्वल टू किसके है? इक्वल टू नहीं,
प्रोपोर्शनल टू किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, चार्जेस के, Q1 और Q2 के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो इनके बिटवीन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि सिमिलैरिटीज़ क्या है, मैंने आपको कंपेयर भी कराया। वहाँ पे दो मास के बीच की बात थी, यहाँ पे दो चार्जेस के बीच की बात है, राइट। वैसे ही वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वो हो जाती थी, और ऐसे ही ये भी। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये आर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो मेरी नेट फोर्स क्या है, वो कम होती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे मेरी दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भाई दूरियां बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे बातचीत कम होती जाएगी, राइट। सो ऐसे ही ये है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी तो इन दो चार्जेस के बीच की बातचीत खत्म होती जाएगी, नेट फोर्स जो है वो कम रहेगा। बात समझ आई, राइट। तो है सिंपल, देखो F12 इक्वल टू F21, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर ही लिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दो चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के, राइट। इतनी बात समझ आई। अब मैं इसको यहाँ पे इलेबरेट कर लेता हूँ। ये मैं अगर इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आती है, जहाँ पर K क्या है मेरा, K मेरा है कांस्टेंट, राइट। K मेरा है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। एप्साइलन नोट क्या है मेरा, परमिएबिलिटी, क्या है, परमिएबिलिटी, ये आएगा सॉरी, राइट। एप्साइलन नोट मेरा क्या रहेगा, एप्साइलन नोट मेरा रहेगा परमिएबिलिटी। और इसकी K की वैल्यू मेरी जो होगी वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन याद है, 11th क्लास में किया होगा। यूनिट कैसे निकालते हैं, देखो फोर्स की यूनिट हो जाएगी आपकी कितनी, न्यूटन। इसकी फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन इधर क्या, दो चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। बात समझ आई। देखिए क्या था, दो फोर्सेस थी F12 फोर्स जो चार्ज Q1 के ऊपर Q2 ने लगाई, राइट। F21 जो फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज ने लगाई। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, सेम होंगी। अब अगर सेम होंगी तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड मैं फाइंड आउट कर लूंगा भाई, Q1 मेरा कितना है, Q2 मेरा कितना है, और बीच की दूरी कितनी है, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को ओपन किया तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आई। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। अब अगर आपको फोर्स निकालनी पड़ जाए तो ये आ गया इसका स्केलर वैल्यू, स्केलर फॉर्मूला, राइट। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। यहाँ से हमें डायरेक्शन नहीं पता चली, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ये है जस्ट स्केलर फॉर्म, राइट। एक बार देख लो, फिर वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से ना कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मेरे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, जो बाद में मैं बताऊंगा आपको। वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट क्या अभी पता चल जाएगा। जैसे आपकी बुक के अंदर भी जो मेंशन है चीज़ें, उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है कि दिस इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड सिमेट्रिकल चार्जेस। सो ये बात तो हम साबित कर ही चुके हैं कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा, और चार्जेस एक सिमेट्री में होंगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात वो बोलता है कि ये कंजर्वेटिव नेचर का होगा, तो कंजर्वेटिव नेचर हम इसकी बता ही चुके हैं कि कंजर्वेटिव नेचर का ये है। तीसरी बात ये बोलता है कि फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ये हमें पता ही है, राइट। इट इज़ फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। ये कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं।
कंजर्वेटिव नेचर हो गया, ये हो गया। अच्छा, तीसरी बात इसकी जो है वो है इनफाइनाइट रेंज। तो ये हम बता ही चुके हैं कि ये लॉन्ग रेंज की फोर्स है, लंबी दूरी तक लगने वाली फोर्स है, तो इसकी रेंज इनफाइनाइट भी हो सकती है। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द चार्जेस, चार्ज आपका किस तरह का है, राइट। सो इट इज़ ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्स। उसके बाद ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अब मीडियम के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, हमने यहाँ पे आइडियल कंडीशन ली है, मीडियम के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा सर? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है, अब जो ऐसे ही थोड़ी ना मास, एक मास ये है m1, एक मास ये है m2, वो ऐसे ही थोड़ी ना अपने आप अपने एक दूसरे के पास खींचे चले आए। कोई ना कोई मीडियम तो रहा ही होगा, कोई ना कोई तो मीडियम रहा होगा जिसको हम ग्रेविटोन बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स ने सिद्ध किया है, साबित किया है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, फोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। फोटॉन्स, अब फोटॉन्स कैसे आए, ये तो एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है भाई, इसके बारे में कोई सॉलिड वो नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि हाँ ऐसा कोई मीडियम होता है, हाँ ठीक है, उसका नाम रख दिया, फोटॉन्स फ्लो करते हैं और ये ऐसे ऐसे होता है, राइट। सो इसके अंदर मीडियम तो होगा, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो आखिरी बात है एक, वो ये होती है कि फोटॉन्स जो होते हैं वो इसको मेडिएट कर देते हैं। मेडिएट का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास ये Q1 चार्ज है और ये मेरे पास कोई Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में इस तरह से एक फोटोन का ऐसे बनता है कुछ। तो फोटॉन्स क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इधर दे रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, उधर दे रहे हैं। सो एक मेडिएट करते हैं, मतलब इसको मेडिएट करते रहेंगे, राइट। बात समझ आई? सो ये था मेरे पास कूलम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर। अब हम देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं और इसकी फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। वैसे वेक्टर फॉर्म हम कैलकुलेट यहाँ पे हम बता ही चुके हैं सारी चीज़। अब वेक्टर फॉर्म की कैलकुलेशन निकालनी बाकी है जस्ट। सो वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं कि कैसी होती है। ये स्केलर फॉर्म ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या बोलता है, जैसे वेक्टर फॉर्म का मतलब आपको पता ही होगा कि डायरेक्शन की बात आ जाती है। डायरेक्शन की, अगर इसको मैं x डायरेक्शन मान लूँ, इसको मैं y डायरेक्शन मान लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, z डायरेक्शन, राइट। अब मैंने दो चार्जेस लिए हैं, ये मेरा कोई चार्ज है Q1, ये मेरा कोई चार्ज है Q2, और ये एक पर्टिकुलर लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग लगेंगे, राइट। ये फोर्स ऐसे लग रही, ये फोर्स ऐसे लग रही। ये जो है मेरा वो हो गया R1, और ये जो हो गया मेरा वो कितना हो गया, R2। इतनी बात समझ आई? कोई चार्ज है मेरा Q1 Q2, राइट। उसके अंदर क्या हुआ कि इस एक्स वाई प्लेन में इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, R1, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, R2। अब हम वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ऐसे ही तो डिफाइन होते हैं कि उसकी पर्टिकुलर पोजीशन होती है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इतना है, 0 1 पे है, 0 0 0 पे है, या कितने पे है, राइट। ऐसे ही तो हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया, वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी कि इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी डिस्टेंस मेरी इतनी है। अब यहाँ पर सॉरी, मैं वेक्टर लगेगा R1 R2 के अंदर। अब जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, सो मेरे पास यहाँ से एक बात साफ है, मैं निकाल चुका हूँ कि मेरे पास नेट फोर्स जो होता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन R², राइट। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कि मेरे R की वैल्यू क्या आ रही है, R1 R2 मेरे हैं क्या, क्या नहीं, राइट। इतनी बात मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब वो फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मेरा वेक्टर लीडिंग वेक्टर है, अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो मेरी नेट फोर्स लगने वाली है वो है F21, और यहाँ पर जो मेरी नेट फोर्स लगने वाली है वो है मेरी F12। ये दो मेरी फोर्सेस लगने वाली है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा कि मेरे पास नेट रिजल्टेंट ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, R12। ये जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी R12। अब
या तो मैं इसको बोल दूं R12 या मैं बोल दूं R21, क्योंकि Q2 Q1 की वजह से Q2 के ऊपर और Q2 की वजह से Q1 के ऊपर, राइट, जैसे हमने कैलकुलेट किया। सो अगर मैं इसको बोलता हूं कि मेरे पास वैल्यू R12 या R21 मेरे पास कितनी होगी। सो ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी। अब अगर R12 आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 माइनस R1। अगर दो की वजह से पहले पे जो, राइट, दूसरे को अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, R1 माइनस R2, राइट। इतनी बात समझ आई। R2 की वजह से जो 1 के ऊपर लगा है, इसका मतलब क्या है कि 1 के ऊपर लगा है जो 2 की वजह से, और इसका मतलब क्या है कि 2 के ऊपर लगा है जो 1 की वजह से, राइट। अब जिसकी वजह से जो चीज़ लगी है वो ज़्यादा होगा, तभी तो वो उसको पुश करने में या पुल करने में तभी तो सक्षम हुआ। अब जो बंदा ताकतवर होगा वही तो किसी को खींच सकेगा या धकेल सकेगा। बात समझ आई। अब ये तो चार्जेस की नेचर पे डिपेंड करेगा ना, राइट। मैग्नेट देखे हैं, मैग्नेट मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम ऐसे ही होता है चार्जेस का भी, अट्रैक्शन रिपल्शन, राइट। सेम सेम पोलैरिटी अगर आप रखते हो, देखा होगा चुंबक को, छोटे छोटे ऐसे चुंबक लेके उनको ऐसे रखते हो तो वो दूर दूर भागता है, दूर भागता है। अगर उसको पोल पोल घुमा के रख देते हो तो वो क्या करेगा, नेगेटिव है जिस तरफ से और इस तरफ पॉजिटिव है, वो एकदम से चिपक जाएगा, खींच लेता है, राइट। सो ये बात यहाँ पे हुई कि R12 मेरा इतना होगा, R21 मेरा इतना होगा। अब जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, डायरेक्शन वेक्टर की अगर मुझे सपोज कीजिए, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे मुझे ए कैप निकालना है, ए कैप अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसका जो वेक्टर है उसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ। ये पड़ा होगा वेक्टर के अंदर, ऐसे ही तो मैं कैलकुलेट करता हूँ ना डायरेक्शन, राइट। अब मुझे क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, मुझे कैलकुलेट करनी है R12 और R21 की। सो R12 कैप मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, R12 कैप मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास वेक्टर ऑफ R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। इतनी बात समझ आई। ये सब हमने क्यों किया, ये सब हमने किया डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ये सब हमने किया डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अब यहीं से तो आपको पता चलेगा कि अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। डायरेक्शन आप तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे। अब ऐसे ही थोड़ी ना डायरेक्शन पता चलने वाली है आपको, उसके लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। सो बेसिकली हमने किया क्या कि दो हमने चार्जेस थे हमारे Q1 Q2, सेम सेम पोलैरिटी चार्जेस थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ये चार्ज लगा रहा था F21, ये चार्ज लगा रहा था F12। इसके ऊपर इसका जो मतलब मैंने डिस्टेंस ली वो थी मेरी वेक्टर R1, ये थी मेरी R2। इसके अलोंग पोजीशन मैंने रखी, इसने Q1 के ऊपर जो लगी वो लगी R12, और इसके ऊपर Q2 के ऊपर जो लगी वो लगी मेरी R21। R12 R21 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। फिर मैंने उनकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए R12 कैप मेरा कितना होगा, वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल, इतनी बात समझ आई, राइट। ये सब मैंने किया, क्या चीज़ निकालने के लिए मैंने किया वो सब मैंने आपको बताया है, राइट। अब हम यहाँ से जो चीज़ कंसीडर करके चलते हैं, अब हम यहाँ से जो चीज़ कंसीडर करके चलेंगे वो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, हम उसको देख लेते हैं। अब देखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये, राइट। फॉर्मूला था आपके पास ये। अब आप यहाँ से क्या करते हो कि F12 जो है मेरी, आपको पता है वो नेट फोर्स है इस वाले चार्ज के कारण, और F21 मेरी जो है वो इस वाले चार्ज के कारण है, राइट। और आपने ये चीज़ कैलकुलेट की थी कि दोनों फोर्सेस जो है मेरी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, राइट।
तो अब हम यहाँ कर क्या करेंगे कि हम वैक्यूम कंसीडर करके किसी एक पे कैलकुलेशन कर लेंगे। एक पे कैलकुलेशन करनी है तो ठीक है भाई, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ F21 की। अगर मैं F21 की फोर्स को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, वही मेरे पास वैल्यू बनेगी कि जो मेरा कांस्टेंट हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, Q1, जो मेरे चार्जेस हैं दो, ये दो मेरे चार्जेस रहे Q1 और Q2, और इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा। अब मैंने किसका लिया है, F21 का, किसका लिया है, F21 का। और F21 का जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, F21 का जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास वैल्यू रहेगी R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। बात समझ आई इतनी? देखिए मैंने क्या किया है, सिर्फ फोर्स का जो फॉर्मूला है, अब मेरी नेट फोर्स जो है वो इक्वल है, नेट फोर्स जो मेरी है वो क्या है, इक्वल है। अब मैंने अपनी नेट फोर्स को ही कैलकुलेट करने की कोशिश की है और कुछ नहीं। मैंने क्या किया है, नेट फोर्स को अपनी कैलकुलेट करने की कोशिश की है, बाकी कुछ नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वैल्यू उठाऊँगा, इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, K Q1 Q2 इंटू ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, वेक्टर R12, और नीचे मेरे पास बन जाएगा R12 का क्या, क्यूब। स्क्वायर पहले ही था, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया मेरे पास, क्यूब। तो मेरे पास ये क्या बन गया, R12 का क्यूब। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास वैल्यू है इसकी, यहाँ से मैं उठाऊंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो नेट फोर्स बन रही है वो मेरे पास कितनी बनेगी, इज इक्वल टू K Q1 Q2, और ये मेरे पास आ जाएगा R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, राइट। वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, वेक्टर लगाना मत भूलना भाई, नहीं तो सवाल सारा गलत हो जाएगा, आपका टोटल डेरिवेशन गलत हो जाएगा अगर आप वेक्टर लगाना मिस कर गए तो, राइट। ये वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई। अब ये वैल्यू जब यहाँ से निकल करके आई तो यहाँ से मुझे एक बात का पता चला कि ये किसी भी साइन के लिए वैलिड है, किसी भी चार्ज के लिए ये वैलिड है, चाहे वो चार्ज मेरा Q1 हो, चाहे मेरा चार्ज Q2 हो, हर एक के लिए ये आपके पास नेट रिजल्टेंट एक वेक्टर फॉर्म इसकी निकल के आ चुकी है। अब एक बात है, ये हमने जो लिया है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो वो कहाँ पे किया है, हमने मीडियम चूज़ किया है वैक्यूम के अंदर, राइट। हमने वैक्यूम के अंदर चूज़ किया है और हमने आइडियल कंडीशंस पे ये कैलकुलेशन की है कि अगर मेरी कंडीशन वैक्यूम के अंदर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ऐसे ऐसे रहेंगी। क्लियर, बात समझ आई? सो यहाँ से आपके पास जो साफ साफ बात आपको पता चलती है वो ये पता चलती है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 या F21 इज इक्वल टू माइनस F12। बात एक ही है, जो ये कंडीशन हमने कही है ये कंडीशन मेरी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। आप चाहे पुट करके देख लो वैल्यूज़, आपको पता चल जाएगा, राइट। सो ये है मेरा नेट कूलम्स लॉ का फॉर्मूला डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया है। अगर Q1 Q2 मेरे सेम पोलैरिटी के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट, वो रिपेल करेंगे। अब ये आप यहाँ से देख ही सकते हो कि रिपेल क्यों करेंगे। अगर Q1 Q2 मेरे सेम पोलैरिटी के हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, F21 की वैल्यू, आप इस वाले डेरिवेशन के अंदर F21 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो किसके अलोंग कैलकुलेट करोगे, आप अलोंग कैलकुलेट करोगे R12 के अंदर, वेक्टर R12 के अलोंग, और वेक्टर R12 के अलोंग जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर। और नेगेटिव जब वैल्यू आएगी तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, राइट। है सिंपल।
देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए कि मेरे दो चार्जेस थे, उनकी मैंने डिस्टेंसेस वेक्टर r1 r2 प्लेन के अंदर मैंने रख लिए। F12 इसके ऊपर Q1 के ऊपर जो फोर्स थी वो F12 थी Q2 चार्ज की वजह से, और Q2 के ऊपर जो फोर्स थी वो थी मेरी F21। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई भी एक फोर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम फोर्सेस लगाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। अब अगर मेरे पास फोर्स पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, अगर नेगेटिव आ जाती है तो मेरे इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्शन होगा। अब ये तो मुझे पता ही है कि अलोंग द लाइन होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा वो अलोंग द लाइन ही होगा, राइट। उसके लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि ठीक है भाई, R12 मेरा वेक्टर R12 कितना बनेगा, R2 माइनस R1 बनेगा, R21 मेरा R1 माइनस R2 बनेगा। ये मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर की आई कैप जे कैप के कैप पढ़े होंगे तो, राइट। तो वैसे मैंने निकाला, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ रखी, फॉर्मूले के अंदर जैसे ही मैंने वैल्यूज़ रखी तो मैंने इसकी वैल्यू उठाई, यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास ये डेरिवेशन निकल के आया। इस डेरिवेशन के अंदर अब देखिए यहाँ पे आपने 2 1 लिया है और यहाँ पे 1 2 लिया है, 2 1 पे जो लगेगा वो 1 2 लगेगा, और इसके ऊपर 1 2 के ऊपर जो लगेगा वो R2 1 लगेगा, राइट। सो इसीलिए मैंने ये कंसिडर किया है, इसकी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब अगर आपके पास Q1 Q2 जो भी हैं, R2 R1 जो भी हैं, आप जैसे ही इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो आपके पास वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है तो आपको पता चलेगा कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं या रिपल्शन कर रहे हैं, राइट। अगर इनके साइन अपोजिट हो रहे हैं, इफ़ वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। बात समझ आई। ये था आपका कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ जो है वो इन अकॉर्डेंस विद है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। बात समझ आई जी, सिंपल। ये था आपका कुलम्स लॉ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि कुलम ने क्या किया था, कैसे किया था, क्या क्या था, क्या क्या नहीं। अब इसको समझने के लिए आपको बेसिक चार्जेस की जानकारी होनी ज़रूरी है। बेसिक चार्जेस की जानकारी आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पता चल जाती है, राइट। हमारा बेसिक जो मोटो था, आज का टॉपिक जो था वो था कुलम्स लॉ को एक्सप्लेन करना, और कुलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म मैंने कैलकुलेट की हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे ये वर्क करता है, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर इसी तरह से अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, राइट। धन्यवाद।